हेलो एवरीवन। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेंस से रिलेटेड भी हम लोग कुछ सेशंस स्टार्ट करेंगे, तो उसी का आज शुभारंभ करते हुए पेपर 5 में जो है इंडियन इकॉनमी वाला जो सेक्शन है, इंडियन इकॉनमी ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसका जो पहला ग्रुप है, ग्रुप ए, बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी, बिल्कुल उसको जो है टॉपिक वाइज मैंने कुछ क्वेश्चंस इकट्ठा किया है और ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं उस टॉपिक में। ये तो आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए, ताकि जब एडवांस लेवल का क्वेश्चंस करेंगे या एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप यहाँ पर जो इनकलकेट करेंगे कॉन्सेप्ट्स, वो आप वहाँ पर डायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है एकदम, मतलब जैसे नेशनल इनकम हो गया है ना, पहला टॉपिक है आपका बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी में नेशनल इनकम का पहला टॉपिक है। तो ये बिल्कुल बेसिक आपको पता होना चाहिए। जैसे नेशनल इनकम अकाउंटिंग में कुछ वर्ष पहले जो है चेंज किया गया है कुछ प्रोविजंस, तो नया प्रोविजंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, लिमिटेशंस क्या है नेशनल इनकम अकाउंटिंग का, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। तो ऐसा ही हम लोग 5-6 क्वेश्चन अभी देखेंगे और वीडियो के अंत में हम लोग ये देखेंगे कि एक अच्छा आंसर राइटिंग अगर आपको प्रैक्टिस करना है और एग्ज़ाम में लिखना है तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। ठीक है, और बहुत सारा छोटा छोटा बात होता है एक आंसर राइटिंग में। तो जैसे जैसे मैं इन क्वेश्चंस को जब डिस्कस करूंगा आगे आने वाले वीडियोस में, इन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा, आपको सैम्पल आंसर दिखाऊंगा, तो वहाँ पर हम लोग जैसे जैसे चीज़ें आएंगी तो मैं आपको बताता जाऊंगा कि कहाँ पर आपको कैसे लिखना चाहिए। जैसे कि इनलिस्ट दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, सूचीबद्ध करें, तो इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है ना। एग्जामिन करने बोल रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, जांच करें। ओके, कई जगह डिस्कस लिखा हुआ रहेगा, है ना, कई जगह इन्यूमरेट लिखा हुआ रहेगा, तो इन सब का क्या मतलब होता है, वो क्या जानना चाह रहा है हमसे। तो ये सब चीज़ जो है हम लोग जैसे जैसे डिस्कस करेंगे आगे आने वाले सेशंस में, तो आपको ये सब समझ में आता जाएगा। फिलहाल आप क्या करेंगे कि इन सब का आंसर ढूंढने का कोशिश करेंगे। अगर आपको आंसर लिखना आता है एक अच्छा आंसर, वरना मैं वीडियो के अंत में तो बताऊंगा ही आपको अभी कि अच्छा आंसर कैसे लिखते हैं। तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए और खुद से इसको आंसर को ढूंढने का कोशिश कीजिए। ठीक है, बाकी आने वाले वीडियोस में आज कल परसों मैं बताऊंगा ये सब कैसे करना है, या फिर इसका सही एक सैंपल दूंगा आपको कि आंसर कैसे हो सकता है। ठीक है, तो वो तो मैं डिस्कस कर ही दूंगा अगर आप नहीं करेंगे तो, बट कोशिश कीजिए पहले खुद से आंसर ढूंढने का। ठीक है ना, तो ये पहला क्वेश्चन था, enlist the significant changes in the method of national income calculation in the new series. Also, examine the limitation of national income accounting in India. नई श्रृंखला के अनुसार राष्ट्रीय आय गणना की विधि में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को सूचीबद्ध करें। इसके अलावा भारत में राष्ट्रीय आय लेखांकन की बाधाओं की जांच करें। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, जो सेकेंड टॉपिक है वो इन्फ्लेशन पर है। तो इन्फ्लेशन के ऊपर है कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज फॉर द इंक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया, एक्सप्लेन डिफरेंट मेजर्स फॉर इट्स कंट्रोल। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है इन्फ्लेशन के ऊपर, ठीक है ना, कॉजेज और मेजर्स पूछा जा रहा है आपसे। ओके, तो इसको भी ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का। ओके, बेसिक टेक्स्ट बुक वगैरह मैंने आपको बताया ही हुआ है। ठीक है, एटलीस्ट इस वीडियो पे आप ये मत कमेंट कीजिएगा कि सोर्स क्या रहेगा, ठीक है ना, सोर्स वगैरह पे तो पूरा चैनल ही है हमारा। तो इकॉनमी वाला जाकर देखिए आप, जो मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का बताया हूँ सोर्सेज से रिलेटेड, उसको जाकर देखिए अगर आपको सोर्स के बारे में जानना है तो। ठीक है, प्लेलिस्ट में सारा बना हुआ है, असेंबल्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर नहीं है आपके पास वो सब सोर्स तो प्लीज़ यूज़ द इंटरनेट, लेकिन इंटरनेट यूज़ करने समय सावधानी रखना है, टू द पॉइंट कोई भी चीज़ को पढ़ने का कोशिश नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी उसका पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। इंटरनेट से पढ़ने में ये थोड़ा सा एक क्या कर सकते हैं, उसका डाउन साइड है कि आपको जो है होलसम पिक्चर कई बार नहीं मिल पाता है, क्योंकि आप टू द पॉइंट गूगल करते हैं और टू द पॉइंट आपको आंसर मिल जाता है, फिर आप उसका बैकग्राउंड नहीं देखना चाहते हैं कि क्या है, तो आपको वो चीज़ रटना पड़ता है। ठीक है, टेक्स्ट बुक पढ़ने से आपको बैकग्राउंड समझ में आता है तो आपको रटने का संभावना कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। ओके, तो इसलिए बैकग्राउंड और फैक्ट, प्रेजेंट फैक्ट्स दोनों को करना है अच्छे से। थर्ड क्वेश्चन है, इनुमरेट द सिग्निफिकेंट प्रोविजंस ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, हाउ फार हैज़ इट बीन सक्सेसफुल इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो पॉपुलेशन से रिलेटेड जो मुद्दा है इस बार ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि 10 साल हो गया है हमारा सेंसस को हुए। ठीक है, तो पॉपुलेशन रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन आता है, न्यूज़पेपर में आर्टिकल आता है, उसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, है ना। जैसे लास्ट फाइनेंस कमीशन जब होता है तो उसके बारे में कई बार पूछ दिया जाता है, फाइनेंस कमीशन पीरियड ओवर हो गया है फिर भी, ठीक है, कि उसका कितना फुलफिल हुआ। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब नया जो है सेंसस हो रहा है तो
आपसे 2011 के बारे में पूछा जा सकता है, या नेशनल पॉलिसी के बारे में पूछा जा सकता है पॉपुलेशन का, कि अब तक क्या किया गया है ना, या फिर नया पॉपुलेशन पॉलिसी का ज़रूरत है क्या देश में, इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को, ये बिल्कुल बेसिक है, इसको पहले सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी पर एक क्वेश्चन है, और इसमें एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के ऊपर क्वेश्चन है ना। फार्म लॉस वगैरह आया है, तो एग्रीकल्चर का मुद्दा, मार्केटिंग का मुद्दा जो है बहुत ज़्यादा फिर हीट अप हो गया है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक भी है और करंट मुद्दा से भी रिलेटेड है। ओके, तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन है कि डिस्कस द इम्पेडिमेंट्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया सफर्स फ्रॉम इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग इट्स प्रोडक्ट्स। इनोमरेट द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, है ना। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो सब आपको इसमें बताना है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए इंप्रूव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिया है उसके बारे में ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका पूरा आपको इतिहास भूगोल पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब करंट मुद्दा से रिलेटेड है, ठीक है। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के ऊपर एक क्वेश्चन है। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 का सिग्निफिकेंट प्रोविजंस पूछा जा रहा है, और एक नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी का नीड क्यों फील किया जा रहा है, ठीक है ना। तो वाई द नीड फॉर ए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज़ बिंग फेल्ड, ठीक है। क्या आवश्यकता है एक नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, 1991 वाला क्यों अब इनसफिशिएंट लगता है, तो इस विषय में ये क्वेश्चन है। पब्लिक फाइनेंस के ऊपर अगर कोई सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पब्लिक फाइनेंस में, तो वो है जीएसटी, ठीक है। तो जीएसटी का आपको सैलिएंट फीचर्स और बेनिफिट्स इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ये सब चीज़ बिल्कुल बेसिक है, और जैसा कि आप देखें ये लास्ट क्वेश्चन था, तो बिल्कुल बेसिक है, आपको ये पता होना ही चाहिए उस टॉपिक को कवर करने के लिए, है ना। तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा अप्रोच। अगर आप सच में आंसर प्रैक्टिस करना चाहते हैं खुद से और बेनिफिट लेना चाहते हैं इन सेशंस का, तो कोशिश कीजिए खुद से आंसर लिखने का। अभी मैं बता देता हूँ कि कैसे लिखना है, और अगर नहीं भी आप कोशिश करना चाहते हैं लिखने का खुद से, तो एटलीस्ट आंसर ढूंढने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना, कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। बाकी लिखने का तरीका वगैरह ठीक है, जब मैं दिखाऊंगा आपको इन 6 क्वेश्चन को सॉल्व करके, तो फिर आप सीख ही जाएंगे। लेकिन कम से कम आंसर ढूंढने का कोशिश ज़रूर कीजिए। वैसे मैं चाहता हूँ कि आप लिखिए भी उसको। अभी मैं बता देता हूँ आपको किस फॉर्मेट में लिखना चाहिए। ओके, देखिए आंसर में सबसे पहले 3 पार्ट होता है ना। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया, है ना, यानी कि इंट्रो, बॉडी और कंक्लूज़न, IBC। ओके, तो इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूज़न तीनों को हम लोग बारी बारी समझते हैं कि इसको कैसे लिखना चाहिए। देखिए सबसे पहले ये मान लीजिए आपके पेपर का मार्जिन है, ठीक है ना। ओके, पेपर तो और बड़ा होगा, ये मान लीजिए अंदर का मार्जिन है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में आपसे ये उम्मीद किया जाता है कि जो आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आपको बैकग्राउंड पता है कि नहीं, थोड़ा सा, ठीक है ना। बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में लिखा जाता है, 4-5 लाइन, ठीक है। 5 लाइन भी ज़्यादा है, 3-4 लाइन कोशिश कीजिए लिखने का इंट्रोडक्शन में, ठीक है ना। कई लोग क्या करते हैं कि इंट्रोडक्शन में वो क्वेश्चन को ही उतार कर रख देते हैं, तो इससे क्या होता है, ख़राब इंप्रेशन पड़ता है। जो आपका कॉपी चेक करने वाला है उसको लगेगा कि इसको कुछ बैकग्राउंड पता नहीं है, उसको बैकग्राउंड लिखिए। इससे क्या होता है, कॉपी चेक करने वाला जो है वो उसको थोड़ा इंटरेस्ट जागता है कि हाँ इसको बैकग्राउंड पता है, ये क्वेश्चन समझ रहा है, और जो बॉडी इसने लिखा होगा उसमें ज़रूर कुछ क्वालिटी कंटेंट होगा। तो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वही सबसे बेहतर होता है। तो वो जो आपका एक तरह से फर्स्ट इंप्रेशन है इंट्रोडक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए पिछला जीएसटी के ऊपर ही है, डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। तो मान लीजिए अब यही क्वेश्चन है, इसका आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। तो ऐसा नहीं स्टार्ट कर देना है कि सैलिएंट फीचर्स ऑफ जीएसटी है, फॉलोइंग आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ जीएसटी, और उसके बाद 1 2 3 करके स्टार्ट कर दिए। ये बहुत बेसिक और बहुत मतलब क्या कह सकते हैं इसको, एक तरह से आपकी उतना ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है ये तरीका लिखने का, ठीक है। जीएसटी के बारे में आपसे पूछा जाए, थोड़ा सा 3-4 लाइन जीएसटी का आप इंट्रोडक्शन दीजिए, ठीक है ना। कि सन 2000 में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जीएसटी को जो है जीएसटी का परिकल्पना किए, ठीक है। 2003 में कमेटी बिठाए, और 1 जुलाई 2017 को प्रेजेंट फॉर्म में जीएसटी भारत में लागू हुआ। ओके, थोड़ा सा लिख दिया, फॉलोइंग आर द सैलिएंट फीचर्स, निम्नलिखित जो है उसके महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है। तो इस तरह से लिख दिया 3-4 लाइन, तो उसको पता चल गया कि हाँ जीएसटी के बारे में आपको बेसिक आइडिया है कि क्या है, नहीं है, कब शुरू हुआ। बस 3-4 लाइन, ज़्यादा नहीं उसके बारे में लिखना है, और उसके बाद फिर अपना आप प्रोग्राम स्टार्ट कर दीजिए जो आपका बॉडी है। इंट्रोडक्शन हमेशा शॉर्ट, कंसाइज, और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे संबंधित कुछ बैकग्राउंड आपको लिखना है वहाँ पर,
ठीक है, यही होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको क्वेश्चन नहीं छापना है, अपने मन से कुछ बकर नहीं करना है, और ऐसा नहीं है कि आधा पैराग्राफ एक पेज इंट्रोडक्शन लिख दिया, नहीं, 3-4 लाइन, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, ये चीज़। दूसरा चीज़ जो है, कई लोग आधे लाइन से शुरू करते हैं लिखने के लिए, ये सब छोटा छोटा बात है लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये सब गलत हैबिट है। आधे लाइन से स्टार्ट किए, यहाँ से लिखना शुरू किए, फिर यहाँ से लिखे, फिर यहाँ से लिखे, उसके बाद जब पैराग्राफ चेंज करना होता है तो जहाँ पे ख़त्म होता है पिछला पैराग्राफ वहीं से फिर से स्टार्ट कर देते हैं, उसके एक लाइन नीचे से शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये सब गलत तरीका है लिखने का, ऐसे पैराग्राफ चेंज नहीं करना है आपको एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है, जैसे हैंड रिटेन चीज़ लिखा जाता है, ठीक है ना। आप मीडिया, प्रिंट मीडिया नहीं है ना, आप हाथ से लिख रहे हैं, ठीक है, वो प्रिंट वाला स्टाइल नहीं फॉलो करना है। इंट्रोडक्शन लिखें, बिल्कुल पेज के शुरू से स्टार्ट करेंगे, है ना, जहाँ तक गया उससे आपको मतलब ही नहीं है, उसके बाद आप एक लाइन छोड़ देंगे और फिर आप नेक्स्ट लाइन से अगला पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फिर उसी तरह से एट द स्टार्ट ऑफ द लाइन से, ठीक है ना। कहीं भी आपको ऐसा नहीं है कि 20 से शुरू करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। फिर आप बॉडी लिखेंगे, फिर लास्ट में आप कंक्लूज़न लिखेंगे, फिर ऐसे ही एक लाइन छोड़ दीजिए और उसके बाद फिर आप कंक्लूज़न लिखेंगे, ओके। तो ये सब बेसिक चीज़ है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ओके। ऐसा मतलब ये सब 20 से स्टार्ट नहीं कर देना है कहीं पर से कुछ भी, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन को लेकर। तो इंट्रोडक्शन को लेकर 2 पॉइंट आपको मैंने बताया। इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसका बैकग्राउंड देना है आपको थोड़ा सा, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, 3-4 लाइन बहुत ज़्यादा, अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो 5 लाइन, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, 5 लाइन मैक्स है, उससे ज़्यादा आपको इंट्रोडक्शन नहीं देना है, ओके। तो ये था। और तीसरी बात, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन तीनों पे लागू होता है। अननेसेसरी पेज के 20 से नहीं स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, बिगनिंग से ही लिखेंगे, लाइन के शुरुआत से ही लिखेंगे, ठीक है ना, इनिशिएट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द लाइन, ठीक है ना, जहाँ से लाइन शुरू हो रहा है वहीं से लिखेंगे, 20 से नहीं, वो सब तरीका गलत है, ओके। तो इंट्रोडक्शन के लिए ये 3 बात ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं बॉडी पर। तो बॉडी के लिए क्या करते हैं कि बॉडी के लिए मोस्टली लोग नंबरिंग यूज़ करते हैं, बुलेट यूज़ करते हैं। पैराग्राफ जो है सबसे बुरा तरीका है लिखने का, ठीक है ना। पैराग्राफ पढ़ने में किसी को दिलचस्पी नहीं होता है, ठीक है, वो बोरिंग होता है और सब कुछ उसमें जो है सो मिक्स हो जाता है, वो सही तरीका नहीं है लिखने का। अगर आपको मार्क्स उठाना है सचमुच में तो आप बुलेट फॉर्म में लिखिए या पॉइंट फॉर्म में लिखिए, ओके। तो जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग देखें जीएसटी के बारे में था, तो सैलिएंट फीचर्स ऑफ द जीएसटी, जब आप इंट्रोडक्शन दे दिए, जब आप इंट्रोडक्शन आपका फिनिश हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर लिखेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ द जीएसटी आर एज फॉलोज, ठीक, यहाँ से हो गया दिए, उसके बाद नंबर 1। तो ये जो आप लिखे सैलिएंट फीचर्स ऑफ द जीएसटी आर एज फॉलोज, ठीक है, तो ये जो आप लिखे डबल डॉट दिए, लाइन दिए, और बिल्कुल ठीक इसके नीचे लिखिए नंबर 1 या फिर बुलेट पॉइंट दीजिए, जो भी आप करते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एकदम यहाँ पर आकर के फिर आप नंबर 1 लिख दे रहे हैं या यहाँ पर लिख दे रहे हैं। एक तरीके से लिखिए, एक प्रेजेंटेबल बनाइए अपना आंसर को, वहाँ पर एक एक नंबर मायने रखता है। अगर आपका आंसर उसको देखने में फर्स्ट नज़र में आपको उसको अच्छा लग गया तो फिर समझ लीजिएगा वो 2-3 मार्क्स एक्स्ट्रा वहीं पर मिल गया। ये सब छोटा छोटा चीज़ है। नॉलेज जो आप अंदर डालिएगा आंसर में वो तो ज़रूरी है ही, बट उस नॉलेज तक वो जो कॉपी चेक करने वाला है वो पहुँचे, उसके लिए ज़रूरी है कि आपका आंसर उसको देखने में खूबसूरत लगना चाहिए, ठीक है। उसका आप इसलिए प्रॉपर तरीके से लिखिए कोई भी चीज़, ओके। तो बॉडी का आप बात कर लेते हैं थोड़ा। इंट्रोडक्शन आप लिख चुके हैं, एक लाइन छोड़ चुके हैं, अब बॉडी पर आ रहे हैं। तो जो आप बॉडी जब आप लिखते हैं तो मान लीजिए आप पॉइंट यहाँ पर दिए, ठीक है, तो बिल्कुल इसके बगल से स्टार्ट कीजिए और आप अपना जो भी पॉइंट है आपका आप लिखे उसको, ओके। ख़त्म हो गया ये यहाँ पर, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फिर आप अपना इनिशिएट कीजिए इस तरह से, ठीक है ना। तो ये होता है एक तरीका लिखने का। कई बार ऐसा होता है कि हमको जो है पहले एक हेडिंग देना होता है और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो आप पॉइंट दीजिए, वो हेडिंग लिखिए आप, जो भी है आपका हेडिंग, ठीक है, उसको आप अंडरलाइन कीजिए। फिर जो आप अंडरलाइन किए हैं बिल्कुल उसी के नीचे से इसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है, 2-4 लाइन 5 लाइन जो भी लिखना है। फिर यहाँ पर नंबर दीजिए, फिर जो आपका सेकेंड पॉइंट है, ठीक है, उसको फिर अंडरलाइन कीजिए, फिर इसी के नीचे से स्टार्ट कीजिए बिल्कुल उसको लिखने के लिए। आपका आंसर जो है प्रेजेंटेबल होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कुछ भी आर्बिट्ररी नहीं कि जैसे तैसे यहाँ पर ABCD लिखे, अंडरलाइन किए, उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट कर दिए लिखना। ये आपका 1 जो है छुप गया ऊपर आपका लेटर्स के बीच में, आपका वर्ड्स के बीच में। ऐसे नहीं करना है, ये रॉन्ग मेथड है, ठीक है ना। इधर नहीं लिखना है, इसको यहाँ लिखना है, ओके। तो ये सब छोटा छोटा बात ध्यान दीजिएगा। और जो मार्जिन के अंदर होता है वहाँ पर सिर्फ आपका मेन क्वेश्चन होना चाहिए, मेन क्वेश्चन का आपका नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। आपका आंसर का जो नंबरिंग है वो सब आपका
जो है मार्जिन के राइट साइड ही रहेगा, ठीक है। इधर नहीं लिखना है कि अब फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, नहीं, इधर नहीं लिखना है, आपको अंदर ही लिखना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक। तो बॉडी में ये सब चीज़ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है कंक्लूज़न। ओके, कंक्लूज़न में क्या है कि आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके विषय में आप क्या सोचते हैं, ठीक है, उसके बारे में लिखना होता है। और जो आप सोचते हैं वो किसी पार्टिकुलर डेटा, फैक्ट, सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट, हाई कोर्ट का कोई वर्डिक्ट, किसी कमेटी का रिपोर्ट, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट, इन सब चीज़ों पे आधारित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आर्बिटरली कुछ भी लिख दिए कंक्लूज़न में, है ना। अगर आप इन सब पे आधार बना करके, इन सबको आधार बनाकर अगर आप कंक्लूज़न लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद एक लाइन छोड़ा, फिर आपने बॉडी लिखा आंसर का, ठीक है, बॉडी लिखा आपने आंसर, फिर लास्ट में कंक्लूज़न लिख रहे हैं। तो कंक्लूज़न जो है, आप जो भी कंक्लूड करना चाह रहे हैं किसी भी मुद्दे पर, पॉलिटी का मुद्दा हो, इकोनॉमी का हो, मान लीजिए पॉवर्टी का मुद्दा है, जीएसटी का मुद्दा है, कुछ भी है, तो उससे संबंधित जो आप कंक्लूड करना चाह रहे हैं, जो आप लिखना चाह रहे हैं, अगर आपके पास कोई डेटा है उसको सपोर्ट करने के लिए, तो उसको आप कंक्लूज़न में ज़रूर लिखिए, ठीक है। डेफिनेटली हमेशा संभव नहीं होता है कि कंक्लूज़न में हम याद कर पाएँ इतना, और या फिर दिमाग में हमारा स्ट्राइक करे कि क्या डेटा लाएँ, कहाँ से लाएँ, तब उस केस में फिर आप खुद से बना सकते हैं कंक्लूज़न। लेकिन अगर आपके पास डेटा होगा तो डेफिनेटली यकीन मानिए आपको वहाँ पर 2-3 मार्क्स का आपको बेनिफिट मिलना ही मिलना है। तो यही सब छोटा छोटा जो चीज़ होता है जिसके लिए इतना मेहनत करना पड़ता है मेंस में, ठीक है ना। ये सब सुपरफिशियल नॉलेज से ये सब एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है। आप हल्का फुल्का जानते हैं, काम चलाओ हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। लोग बहुत पढ़ाई करते हैं इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो आप भी मेहनत कीजिए, जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए, बिल्कुल झोंक दीजिए अपने आप को इसमें, और खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए हर टॉपिक को। और हर टॉपिक के लिए बेसिक फैक्ट्स बिल्कुल कंठस्थ रखिए, जिसको आप कंक्लूज़न में याद कर लिख पाइएगा, जिसको आप इंट्रोडक्शन में लिख पाइएगा। बॉडी में तो खैर लिखना ही है, लेकिन इंट्रोडक्शन और कंक्लूज़न में भी लिखने के लिए आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आपका क्वेश्चन आंसर का थोड़ा इंप्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो फिर कंक्लूज़न भी उसी तरह से ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है कंक्लूज़न को, है ना। इंट्रोडक्शन जैसा ही शॉर्ट रहेगा और आपका आंसर वहाँ पर एंड हो जाएगा। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट होता है लिखने का। इस फॉर्मेट पे आप कोशिश कीजिए लिखने का अपने आंसर्स को, और फिर हम लोग जो है इन 6 क्वेश्चंस को बारी बारी डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारा चीज़ होता है आंसर राइटिंग में, छोटा छोटा चीज़, जैसे जैसे डिस्कस करेंगे मेरे माइंड में स्ट्राइक करेगा तो मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। तो इस सीरीज़ को आप फॉलो कीजिए, और आंसर राइटिंग जो है आपको इसमें कोई समस्या नहीं आएगा। और प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके, ओके। वहाँ पर नहीं हो पाता है, जिसको प्रैक्टिस नहीं है नहीं लिख पाता है वो लोग, ठीक है ना। तो इसीलिए प्रैक्टिस कीजिए लिखने का। असली जो फाइट है वो मेंस में ही होगा, उसी का मार्क्स पे मेरिट बनता है, ठीक है ना। पीटी वगैरह तो आप कट ऑफ के बराबर मार्क्स लाइए या कट ऑफ से 50 नंबर ज़्यादा लाइए, नो वन केयर्स, है ना। तो इसलिए मेंस को अच्छे से कीजिए तैयारी, और पढ़िए जितना हो सकता है। कोई भी टॉपिक को अच्छे से डिटेल में पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये सब क्वेश्चन मत पूछिए कि इतना पढ़ना पड़ेगा, ये सब सवाल मत कीजिए। पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम में, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी, ये सब सवाल जो है बहुत बेकार है कि इतना पढ़ना पड़ेगा। आप अच्छे से टॉपिक जो दिया है उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। बिना मतलब का इधर उधर का चीज़ भी नहीं पढ़ना है, लेकिन जितना दिया है उतना तो आपको पढ़ना ही है अच्छे से, उसमें आपको कोई कोताही नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सब का आंसर्स जो है हम लोग आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर आगे का क्वेश्चंस फिर इसी तरह मैं दूंगा आपको हर एक टॉपिक वाइज, और उसको डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा कुछ फ़ायदा हुआ होगा इस सेशन से। ओके देन, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी, और पढ़ाई करते रहिए, है ना। ठीक है, फिर थैंक यू।